जैसे हम फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की चर्चा करते हैं तो उसमें पहला बिंदु ही आपके मौर्य वंश के बारे में दे रखा है और मुख्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं मौर्य वंश के समय कैसी प्रशासनिक व्यवस्था थी, साहित्य और स्थापत्य कला से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम मौर्य वंश की जो स्थापत्य कला, कौन सी कला साथियों? स्थापत्य कला व साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे यूपीएससी, आरपीएससी में प्रमुखतः मौर्य वंश से, जहाँ से स्थापत्य कला से जैसे प्रश्न पूछते हैं तो इनमें जो प्रमुखतः आता है अशोक का, किसका? अशोक का। और अशोक के समय जो स्थापत्य कला हमको देखने को मिलती है मौर्य काल में, उनमें अशोक के जो प्रमुख माने गए हैं उनमें है शिलालेख, स्तंभ लेख, कौन से लेख? स्तंभ लेख व गुहा लेख। कौन कौन से? शिलालेख, स्तंभ लेख व गुहा लेख। हम मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला हमको दिखाई दे रही है उसमें अशोक का समय प्रमुख माना गया है। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो 261 ईसा पूर्व में हुआ, उस युद्ध के बाद अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा है और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहा है। यानी कि अशोक के जीवन काल का जो दृश्य दिखाई देता है वो उसके द्वारा जो शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इनसे हमें जानकारी मिलती है। आपको पहले भी बताया था मैंने कि सबसे प्रमुख अशोक के स्थापत्य कला में हम देखते हैं तो जो स्तंभ लेख हैं, कौन से लेख? स्तंभ लेख, इनको प्रमुख माना गया है। किनको माना गया है साथियों? स्तंभ लेखों। अब जैसे शिलालेख मैंने आपको बताया भी था कि शिलाओं को काटकर उनके ऊपर जो लिखा गया लेख वो तो क्या कहलाए साथियों? शिलालेख। और जो स्तंभ लेख है, कौन से लेख? स्तंभ लेख है, जिन पर अभिलेख लिखे हुए हैं, जिनमें अलग अलग जानकारियाँ हमें मिल रही हैं। तो ये अशोक के स्तंभ लेख जो सबसे प्रमुख माने गए हैं, ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनको डायरेक्टली खड़ा किया गया है। ये किसी आधार पर नहीं है या किसी के सहारे नहीं है। अशोक के जो प्रमुखता हम बात करते हैं स्तंभ लेखों की, इनमें ऊपर की जो आकृति हमें दिखाई दे रही हैं, जो आधार है वो कमल के फूल जैसी आकृतियाँ उनमें दिखाई दे रही हैं और उन्हीं पर ये लेख लिखे गए हैं। किसके? अशोक के। जो गुहा लेख हैं ये प्रमुखतः जो बिहार के बाराबार, व नागार्जुन
पहाड़ियों को काटकर इन लेखों को लिखा गया है। प्रमुखतः इसका जो पौत्र हुआ दशरथ है, उसने भी लेख लिखवाए थे। तो अशोक के जैसे हम मौर्यकालीन जो व्यवस्था देख रहे हैं, पहले हमने शासक देखे, शासकों ने क्या विजय प्राप्त की, उनका साम्राज्य कहाँ तक था, उनके बारे में हमने चर्चा की। अब मौर्यकालीन हम कला देख रहे हैं और यहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, साहित्य कैसा था, स्थापत्य कला कैसी थी, वह आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। तो हम जो साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं, दोनों चीज़ें देखेंगे, स्थापत्य कला, साहित्य कला। अब जो प्रमुख साहित्य इस समय का माना गया है, इनमें सबसे प्रमुख हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का क्या है? अर्थशास्त्र। इस कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में जानकारी मिल रही है। और एक और विद्वान जो कि मेगस्थनीज, कौन? मेगस्थनीज। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। क्या था साथियों? इंडिका। इस पुस्तक से भी हमको मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल रही है। तो प्रमुखतः जो दो ग्रंथ हैं, एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र व एक मेगस्थनीज की इंडिका, इनसे हमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिल रही है। जो मौर्यकाल का जो मेजर टॉपिक है, जो स्थापत्य कला में हम देखते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो काल माना जाता है वह है अशोक का। किसका? अशोक का। तो सर्वप्रथम हम स्थापत्य कला में अशोक के समय जो शिलालेख, स्तंभ लेख, जो गुहा लेख मिले हैं, इनकी चर्चा करते हैं, जो प्रमुखतः माने जाते हैं। अब हम अशोक के काल के क्या देख रहे हैं? शिलालेख, स्तंभ लेख व गुहा लेख। जो ये शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, जो शिलालेख हैं, इनको दो प्रकार के माने हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो दीर्घ शिलालेख। कौन से? दीर्घ शिलालेख है। दूसरा लघु शिलालेख। ऐसे स्तंभ लेख भी, दीर्घ स्तंभ लेख व लघु स्तंभ लेख। इन स्तंभ लेखों में जो प्रमुखतः माने गए हैं, जो कि एक तो सारनाथ का स्तंभ। कौन सा साथियों? सारनाथ का स्तंभ, जो हमारे राष्ट्र का प्रतीक वो भी है। और सांची का स्तूप। गुहा लेखों में बाराबर नागार्जुन की पहाड़ियों पर कटवाया गया। हम सर्वप्रथम जो देख रहे हैं अशोक के समय के, जिससे इन शिलालेखों से, इन अभिलेखों से मौर्यकालीन स्थापत्य कला की हमें जानकारी मिल रही है। कैसे अशोक ने अपनी शासन व्यवस्था में बदलाव किया, वह उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने की जानकारी भी हमें इन्हीं से मिल रही है। मैंने आपको बताया था अशोक के जो लेख है सर्वप्रथम खोजे थे, उनमें सर्वप्रथम जो नाम आ रहा है वो टेपेन थेलर का है। किसका साथियों? टेपेन थेलर का। पिछली कक्षा में भी इसकी चर्चा हमने की थी। टेपेन थेलर, इसने 1750 में अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, इनकी जानकारी दी, शिलालेखों की जानकारी दी। और इसने प्रमुखतः 8 शिलालेख प्रमुख बताए,
कितने? 8। हम क्या पढ़ रहे हैं? मौर्यकालीन स्थापत्य कला साहित्य की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो टेफेन-थेलर 1750 में अशोक के शिलालेखों की जानकारी देता है, स्तंभ लेखों को भी देता है, लेकिन इन लेखों को 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। सर्वप्रथम पढ़ने का किन्होंने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप में। और मैंने आपको बताया था प्रमुखतः जो ये लेख हैं ये खरोष्टी, कौन सी? खरोष्टी, अरेमाइक व ब्राह्मी लिपि के माने गए हैं। किन किन के साथियों? खरोष्टी, अरेमाइक व ब्राह्मी लिपि को इनमें उकेरा गया है। मैंने आपको बताया भी था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो भाषा और एक लिपि। भाषा व लिपि। भाषा जैसे हिंदी व्याकरण में हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं वो भाषा होती है। और जिस लिपि में, जैसे हमारी मूलतः जो भाषा है हिंदी है, लेकिन इसकी लिपि है देवनागरी। कौन सी? देवनागरी। जो ये शिलालेख, स्तंभ लेख, इन पर जो लेख हमें मिले हैं अशोक के, वो इन लिपि में लिखे गए हैं, जिनमें प्रमुखतः सबसे प्रमुख कौन सी है? खरोष्टी, अरेमाइक व ब्राह्मी लिपि प्रमुख मानी जाती हैं। और इन्हीं लिपि में इन लेखों को उकेरा गया है। हम अशोक के क्या देख रहे हैं? शिलालेख, स्तंभ लेख व गुहालेख। यहाँ से एक प्रश्न हमेशा आता है। जैसे 2011 की सेकंड ग्रेड एग्जाम में यहाँ से 2 प्रश्न पूछ लिए गए। मानसेरा कहाँ पर है? ये प्रश्न आया था, और भी प्रश्न पूछे गए। तो ये जो टॉपिक है शिलालेख, स्तंभ लेख व गुहालेख, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। 2011 के एग्ज़ाम में भी आया, पहले RS में भी यहाँ से प्रश्न आ रहा है। तो ये चीज़ें हम जो देख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया सर्वप्रथम इन लेखों के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? टेफेन-थेलर। कौन दे रहा है साथियों? टेफेन-थेलर। कब दे रहा है? 1750 में। पढ़ा किसके द्वारा गया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब? 1837 में। मूलतः जो इनकी लिपि है शिलालेखों की, वो खरोष्टी, अरेमाइक व ब्राह्मी लिपि प्रमुख मानी जाती हैं। अब जैसे हम आगे साहित्य की भी चर्चा करेंगे, जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था हम देखेंगे, तो उनमें मूलतः आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र व मेगास्थनीज की इंडिका, इन्हीं के द्वारा हमको मौर्यकालीन प्रशासन की जानकारी मिलती है। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसको भारत का मैकियावेली भी, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी माना जाता है। लेकिन एक सटीक तौर पर हम देखते हैं तो जो कौटिल्य हैं, ये एक उच्च कोटि के प्रशासन की व्यवस्था करने वाले थे। तो ये तो तुलना करते हैं, लेकिन कौटिल्य की जो व्यवस्था हम देखते हैं तो उनका बहुत बड़ा स्तर है। किनका? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो पुस्तक उनकी लिखी गई है। हम सारी व्यवस्थाएं देखेंगे, कैसे प्रशासनिक व्यवस्था थी, न्यायालय कैसे थे, जो भी व्यवस्था रही उस समय की। और पहले हम क्या देख रहे हैं? स्थापत्य कला में अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख व
गुहालेख। मैंने आपको बताया शिलालेख भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, दीर्घ शिलालेख व लघु शिलालेख। स्तंभ लेख भी कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, दीर्घ स्तंभ लेख व लघु स्तंभ लेख। और जो गुहालेख हैं ये पहाड़ियों को कटवा कर इन्होंने मूलतः बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए व संघ के बारे में चर्चा इनमें की गई है। तो ये पहाड़ियों को कटवा कर उनकी दीवारों पर, उन गुफाओं में जो लेख लिखे गए वो गुहालेख कहलाए। तो इस आधार पर हम जो शिलालेख है ये तो किसी पहाड़ को कटवा कर उनके ऊपर उकेरा गया। स्तंभ लेख, बिना अशोक के स्तंभ लेखों की सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि ये लाल बलुआ पत्थर के हैं। जैसे चुनार का भी लेख हम देखते हैं, सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं तो इनमें एक अंडाकार अंडकूप जैसे आकृतियाँ बनी हुई हैं, ऊपर फूल जैसी आकृतियाँ बनी हुई है, जैसे कमल का फूल दिखाई देता है। तो ये सबसे सुंदर दिखाई देते हैं स्तंभ लेख। तो मूलतः अशोक का स्तंभ लेख है सबसे प्रमुख है। लेकिन पहले हम देखेंगे शिलालेख। कौन से साथियों? शिलालेख। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम? मौर्य वंश। मौर्य वंश के समय में अशोक के जो शिलालेख हैं उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। अब जो अशोक के शिलालेख हैं, उनके अशोक के, पहले क्या पढ़ रहे हैं साथियों? शिलालेख। मैंने आपको बताया शिलालेख 2 प्रकार के हैं, दीर्घ शिलालेख व लघु शिलालेख। अब जो प्रमुख शिलालेख हैं इनमें आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। सोए जो शाम को गधा है। सोए जो शाम को क्या है? गधा है। ये सिर्फ ट्रिक है, तो हम इसके माध्यम से आसान तरीके से अशोक के शिलालेख के बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैंने इन शिलालेखों के जो चर्चा मैंने की, ये मूलतः 8 शिलालेख माने गए। कितने? 8। जो दीर्घ शिलालेख हैं इनमें 8 शिलालेखों में अलग अलग 14 बातें लिखी हैं जिनकी चर्चा करेंगे। तो प्रमुख जो शिलालेख हैं वह अशोक के माने गए हैं, वो कितने हैं? 8। अब जैसे मैंने बताया आपको, सोए जो शाम को क्या है? गधा है। अब जैसे सो से सोपारा, यहां से प्रश्न हमेशा आता है। जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरा है एर्रागुड्डी, तीसरा है जोगड़गंजाम, सासे शाहबाज गड्डी, कौन सा? शाहबाज गड्डी, में से मानसेरा, कोसे
कालपी या कौशाम्बी, गैसे, गिरनार, दा से धौली। तो अशोक के हम क्या देख रहे हैं? शिलालेख। क्या पढ़ रहे हैं? शिलालेख। इनमें जो प्रमुख शिलालेख मिले हैं, जो दीर्घ शिलालेख माने गए, जो कि मूलतः कितने हैं? 8। और इन 8 शिलालेखों में जो 14 बातें हमको मिलती हैं प्रमुखतः, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था अशोक के जो शिलालेख हैं, इनको सर्वप्रथम टेपेनथेजर ने खोजा था, लेकिन प्रथम बार जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। और इनमें इन शिलालेखों की अलग अलग बातें जो दिखाई दे रही हैं, 14 प्रमुख बातों की चर्चा की गई हैं। वह जो ये 8 शिलालेख हैं, इनमें जो मैं आपको बता रहा हूँ, सो ये जो शाम को गदा हैं, यानी कि सो से सोपारा, ऐसे एरागुड्डी, जो से जोगड़गंजाम, सा से शाहबाज गड्डी, मैं से मानसेरा, को से कालपी, कौशाम्बी भी है, लेकिन वो लघु शिलालेख में आएंगे। गैसे, गिरनार, धा से धौली। इनको विशेष रूप से पिछली सेकंड ग्रेड में ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं 2011 के एग्ज़ाम में। शाहबाज गड्डी कहाँ पर है? मानसेरा कहाँ पर है? तो ये दोनों पाकिस्तान में है, हजारा पाकिस्तान में। तो जो हम देख रहे हैं प्रमुख जो शिलालेख हैं, जैसे पहला आपको बताया मैंने सोपारा। कौन सा? सोपारा। तो साथियों, सोपारा महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। सोपारा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दूसरा आपको बताया था मैंने एरागुड्डी। कौन सा? एरागुड्डी। एरागुड्डी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। स्थान भी पूछ लेते हैं, तो हमको ये ध्यान में रखना है। सोपारा तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एरागुड्डी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। जो जोगड़गंजाम है, कौन सा? जोगड़गंजाम, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है साथियों? उड़ीसा में। जोगड़गंजाम कहाँ पर है? उड़ीसा में। जो शाहबाज गड्डी व मानसेरा हैं, कौन से? शाहबाज गड्डी व मानसेरा, ये दोनों पाकिस्तान में हैं। कहाँ पर है साथियों? पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो दोनों जो स्थान है वो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। जो कि जैसे हम शाहबाज गड्डी हैं, ये तो पेशावर है। कौन सी जगह है? पेशावर। जो दूसरा है मानसेरा, ये हजारा में है। कहाँ पर है? हजारा, पाकिस्तान। तो ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, शाहबाज गड्डी का व मानसेरा का। ये दोनों आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि मानसेरा कहाँ पर है और शाहबाज गड्डी कहाँ पर है। अगली बात कर रहा हूँ मैं कालपी। इसे जैसे हम लघु लिखेंगे, लघु शिलालेख, उसमें कौशाम्बी का भी आएगा। कौन सा? कौशाम्बी का। वो को से कौशाम्बी भी बनता है, लेकिन ये लघु में है, इसको बाद में देखेंगे। कालपी ये उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है साथियों? उत्तर प्रदेश। गिरनार, जो कि सबसे
प्रमुख शिलालेखों में आता है कौन सा? गिरनार, जो कि गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। जो ये गिरनार शिलालेख हैं, इससे हमें जानकारी मिलती है कि मौर्यकालीन एक झील की जानकारी हमें गुजरात से दिखाई दे रही है। वो है सुदर्शन झील। कौन सी? सुदर्शन झील, जो कि सौराष्ट्र प्रांत की, वहाँ से जानकारी मिल रही है। तो मौर्यकालीन प्रांतीय व्यवस्था की गिरनार अभिलेख से भी जानकारी, शिलालेख से भी जानकारी मिलती है। एक है धौली, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में। एक बार और देखते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं और ये हमको याद नहीं रह पाते हैं कौन सा शिलालेख कहाँ पर मिला। कहीं भी प्रश्न आए, चाहे यूपीएससी की हो, चाहे आरपीएससी की, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न ज़रूर आता है, शिलालेखों से और स्तंभ लेखों से। और ये कठिन पढ़ते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं सही ढंग से। तो मैंने आसान तरीके से आपको जो समझा रहा हूँ तो हम याद कर सकते हैं। सोए जो शाम को क्या हैं? गदा हैं। मूलतः कितने शिलालेख माने गए हैं? 8, जो प्रमुख हैं। इनमें कितनी बातें लिखी हुई हैं? 14। अलग अलग, कईयों को 2 बार लिखा गया है। तो इस प्रकार 14 बातें की अशोक के जीवन के बारे में जानकारी इन शिलालेखों से मिलती है। कैसे अशोक ने, जैसे 13वें शिलालेख में लिखा है, कलिंग युद्ध के बारे में भी जानकारी इस शिलालेख से मिलती है। और इन लेखों के माध्यम से हमको अशोक के धार्मिक जीवन, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अशोक के समय की, वह उनके जीवन के परिचर्चा इन्होंने इसमें की है। अपने प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने इन शिलालेखों को, स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया। कोई भी शासक हो, जैसे कई शासक हुए, उनके दरबार में कई साहित्यकार रहते थे। जैसे हम भारतीय इतिहास में प्रमुखतः प्राचीन भारत की, जैसे हम प्राचीन भारत की हम बात करते हैं, तो मूलतः साहित्यकारों में अलबरूनी, जो उच्च कोटि के साहित्यकार हुए हैं, बर्नी। तो ये आगे जैसे हम राजस्थान का इतिहास, तो ये दरबारों में इनके साहित्यकार होते थे, वो इनकी परिचर्चा करते थे। ऐसे ही अशोक ने अपने कार्यों की प्रशंसा के लिए, अपने जीवन के प्रचार कैसा रहा उसकी परिचर्चा करने के लिए स्वयं ने इन शिलालेखों, स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया था। तो सबसे प्रमुख बात क्या बता रहा हूँ, जो 14 प्रकार की है, और हम सिर्फ ये देख रहे हैं कौन कौन से शिलालेख हैं। तो सोए जो शाम को क्या है? गदा है। सो से सोपारा, सोपारा कहाँ पर है साथियों? महाराष्ट्र। एरागुड्डी, एरागुड्डी कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। जो जोगड़गंजाम, जोगड़गंजाम कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। सा से शाहबाज गड्डी, पेशावर पाकिस्तान में। मानसेरा, ये भी हजारा पाकिस्तान में है। ये दोनों स्थान पूछ लिए जाते हैं। मानसेरा कहाँ पर है? शाहबाज गड्डी कहाँ पर है? कासे, कोसे, कालपी, कोसाम्बी उत्तर प्रदेश। जैसे गिरनार, जो कि प्रमुख हैं शिलालेख हैं। दा से धौली, धौली कहाँ पर है साथियों? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। तो इस प्रकार से अशोक के जो हम दीर्घ शिलालेखों की जानकारी हमने प्राप्त की, और मैंने आपको बताया इनमें अलग अलग बातों की हमको जानकारी मिल रही है। ऐसे ही जो प्रमुख है, इनको कईयों को लघु शिलालेख भी माने गए हैं।
एक तो प्रश्न यहाँ से आता है और एक आता है इसका स्तंभ लेखों से। किन से? स्तंभ लेखों से। तो ये तो हमने क्या देखे थे? शिलालेख। कौन से शिलालेख? दीर्घ शिलालेख। अब देखेंगे अशोक के स्तंभ लेख। कौन से लेख? स्तंभ लेख। फिर आगे हम बताएंगे कौन कौन सी जानकारी इनसे हमें मिल रही है। अभी सिर्फ कौन सा स्थान कहाँ पर मिला है इनकी परिचर्चा कर रहे हैं, जो कि आसान तरीके से हम इनको समझ सकते हैं। जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, कौन से लेख? स्तंभ लेख। जो अशोक के स्तंभ लेख मिले हैं ये मौर्य काल की, अशोक के समय की नहीं, मौर्य काल की स्थापत्य कला की सबसे प्रमुख कृति मानी जाती है। कौन से लेख? स्तंभ लेख सबसे अच्छे माने जाते हैं। कौन से लेख माने गए हैं? स्तंभ लेख। इनकी कुछ अलग विशेषताएं थी। ये बिना किसी सहारे के लिखे गए हैं और बीच में इनके ऊपर लेख लिखा होता था जिनमें प्रमुखता में अशोक के जीवन की परिचर्चा इन लेखों के माध्यम से मिल रही है। और जो अशोक के स्तंभ लेख हैं इनके ऊपरी तौर पर एक अंडाकार रूप में कुंडली के रूप में बने हुए हैं। ऊपर कमल जैसे आकृति इन पर बनी हुई है। तो ये कृति सर्वोत्तम अच्छी मानी गई है। यहाँ से यूपीएससी भी प्रश्न पूछती हैं, आरपीएससी भी पूछती हैं। और जैसे फर्स्ट ग्रेड की हम परिचर्चा करते हैं तो उसमें मौर्य काल की साहित्य और स्थापत्य कला के प्रश्न आते हैं। तो सबसे प्रमुख कृति क्या मान रहे हैं हम? अशोक के स्तंभ लेख। कौन से? स्तंभ लेख, जो कि बिना किसी सहारे के खड़े हुए और इन पर लेख लिखे गए हैं। इनकी कटाई छटाई बहुत अच्छे ढंग से की गई हैं। किनकी? स्तंभ लेखों की, जो कि प्रमुख हैं। इनके जो स्तंभ लेख मिले हैं जो प्रमुखतः संख्या में 6-7 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 6-7 जो मूल हैं। और भी हैं लेकिन मूल तो इनको ही माना गया है। जो अशोक के स्तंभ लेख हैं, किनके? अशोक के। इनमें जो इनकी लंबाई मानी गई है मूलतः 30 से 50 फीट। कितनी थी मूलतः इनकी ऊंचाई? 30 से 50 फीट। वह इन स्तंभ लेखों की जो वजन था लगभग 50 टन के लगभग इनके वजन का आकलन किया गया है। किनके? स्तंभ लेखों के। इनकी ऊंचाई कितनी मान गई है? 30 से 50 फुट। 50 फीट। वह वजन कितना माना गया है? 50 टन। कितना? 50 टन। चाहे सर जॉन मार्शल हो, पर्सी हो, चाहे ब्राउन हो, उन्होंने जो स्तंभ लेख हैं इनको ईरानी, कौन सी? ईरानी परंपरा से प्रभावित माना है। किनसे? ईरानी परंपरा की कृति के रूप में इनको माना गया है। किनको? स्तंभ लेखों। दिखने में सुंदर दिखाई देते थे क्योंकि इनमें चुनार
जो कि बिहार के वहाँ के लाल बलुआ पत्थरों का इनमें प्रयोग हो रहा है, किनमें? स्तंभ लेखों में। अब हम जो चर्चा करेंगे आगे कि अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख कौन कौन से हैं। तो मैंने 6-7 प्रमुख बताए हैं दीर्घ स्तंभ लेखों में। वह हैं दीदी, प्रणाम, राम ले लो। दीदी, प्रणाम, राम ले लो। क्या पढ़ रहे हैं हम? अशोक के स्तंभ लेख। जैसे शिलालेख के बारे में चर्चा की थी, ऐसे ही स्तंभ लेख हैं। दीदी यानी कि दी से दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। दूसरी दी से दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। पहला तो कौन सा है? दिल्ली टोपरा। दूसरी दी से दिल्ली मेरठ। प्रणाम प्रयाग, रामपुरवा, रामपुरवा। ले लो, ले से लोरिया, अरेराज। दूसरा लो से लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, नंदनगढ़। ये अशोक के क्या हैं? स्तंभ लेख। दीदी, प्रणाम, राम ले लो। दी से दिल्ली टोपरा, दी से दिल्ली मेरठ, प्रणाम प्रयाग स्तंभ लेख, रामपुरवा, लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़। ये प्रमुख है। कौशाम्बी ये लघु स्तंभ लेख हैं। दिल्ली टोपरा, ये टोपरा हरियाणा में है। कहाँ पर है साथियों? हरियाणा में। इस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक, कौन? जैसे हम सल्तनत काल पढ़ते हैं, उनमें एक प्रमुख वंश आता है तुगलक वंश, जिनमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के समय भी दिल्ली में स्थापत्य कला की जानकारी मिल रही है। और फिरोज शाह तुगलक टोपरा हरियाणा से इस स्तंभ लेख को लाकर दिल्ली ले आता है और दिल्ली में गार्ड देता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? दिल्ली टोपरा। क्योंकि मिला कहाँ था? हरियाणा में। टोपरा हरियाणा में है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक अपने शासनकाल में कहाँ ले आया? दिल्ली। और दिल्ली में इसको स्थापित कर दिया। जैसे दिल्ली में लोह स्तंभ है, उसी के वहाँ पर ही ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख भी गड़ा हुआ है। दूसरा जो दिल्ली मेरठ है, मेरठ ये उत्तर यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। फिरोज शाह तुगलक ही इन दोनों स्तंभ लेखों को फिरोज शाह तुगलक ही दिल्ली लेकर आया था।
इसलिए इसको दिल्ली मेरठ कहते हैं। क्या कहते हैं? दिल्ली मेरठ। प्रयाग, ये भी उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अशोक के क्या पढ़ रहे हैं हम? स्तंभ लेख। क्या पढ़ रहे हैं साथियों? स्तंभ लेख, जिनमें दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज। अगला जो रामपुरवा है ये बिहार में है। कहाँ पर है साथियों? बिहार में। रामपुरवा कहाँ पर है? बिहार में। जैसे जो अन्य हैं लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, ये तीनों भी, ये दोनों भी बिहार में हैं। कहाँ पर है? बिहार। तो जो स्तंभ लेख मिले हैं अशोक के, क्योंकि बिहार के चुनार के पत्रों से ही इनका निर्माण हुआ है, और ज़्यादातर ये स्तंभ लेख बिहार में ही मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? बिहार में। तो अशोक के जो प्रमुख स्तंभ लेख हैं, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्तंभ लेख कहाँ पर है। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। तो अशोक के स्तंभ लेखों की ये विशेषताएं मानी गई हैं, ये दिखने में और मौर्य काल की सर्वोत्तम करती स्तंभ लेखों को ही मानी जाती हैं। इनकी ऊंचाई कितनी बताई मैंने आपको? 30 से 50 फीट। लगभग वजन कितना है? 50 टन। कितना? 50 टन। किनका? अशोक के स्तंभ लेखों का। ये भी दो भागों में बटे हुए थे। ईरानी परंपरा का प्रभाव भी इन स्तंभ लेखों में, अशोक के स्तंभ लेखों में हमें दिखाई दे रहा है। इनसे भी प्रभावित माने जाते हैं। कई विद्वानों ने इसे, अशोक के स्तंभ लेखों को ईरानी परंपरा की एक देन बताई है। तो ये तो थे अशोक के स्तंभ लेख। और देखेंगे ये स्तंभ लेख जो हम पढ़ रहे हैं, दो प्रकार के बताए थे मैंने, एक तो दीर्घ और लघु। ये हैं दीर्घ स्तंभ लेख। कौन से हैं? दीर्घ स्तंभ लेख। कौन से लेख हैं? दीर्घ स्तंभ लेख। कौन कौन से हैं? दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, रामपुरवा, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज। इनको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और यहाँ से प्रश्न जरूर आता है, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ कौन लेकर आया? फिरोज शाह तुगलक। कहाँ पर लेके? टोपरा से कहाँ ले आया? दिल्ली। यानी कि दिल्ली में किसने स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन स्थापित कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक। तो ये थे अशोक के दीर्घ स्तंभ लेख। कौन से साथियों? दीर्घ स्तंभ लेख, जो कि मूलतः 6-7 माने गए हैं। जो 6 प्रमुख हैं वो लघु दीर्घ स्तंभ लेख माने जाते हैं। पहले हमने जो प्रमुख शिलालेख देखे, सो ये जो शाम को क्या है? गदा है, सोपारा, एरागुड्डी, जोगड़ गंजाम, धौली, गिरनार प्रमुख माने गए। अब जैसे हम दीर्घ स्तंभ लेख हमने देखे, अब देख रहे हैं हम लघु स्तंभ लेख। कौन से? लघु। स्थापत्य कला पढ़ रहे हम, जो कि अशोक का काल है, सबसे प्रमुख काल माना जाता है। अब जो लघु स्तंभ लेख हैं, इनमें हैं सासा, निकारो, सासा, निकारो।
इनमें सा से सारनाथ, कौन सा? सारनाथ। सा से सांची, ये स्तंभ भी हैं और स्तूप भी हैं, जो कि प्रमुख माना गया है, एमपी में है। नी से निगलमागोई, का से कौशाम्बी, कौन कौन से? सासा निकारो, सारनाथ, सांची, निगलमागोई, कौशाम्बी, रोमनदेई। कौन सा? रोमिनदेई या रोमनदेई? रोमिनदेई कहते हैं इसको, रोमिनदेई। ये अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं और यही ही सबसे प्रमुख माने गए हैं जो अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं, क्योंकि सारनाथ प्रमुख हैं और सांची का जो स्तूप है, इनको दोनों श्रेणी में रखा गया है। सांची के स्तूप को, ये स्तूप भी हैं वह लेख भी है। सासा निकारो, सारनाथ जो कि प्रमुख माना गया है, ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि हमारे राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है। उत्तर प्रदेश हमारे राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह सारनाथ के स्तंभ लेख से लिया गया है, जिसमें जैसे हम देखते हैं 4 सिंह दिखाई दे रहे हैं अलग अलग दिशाओं में पीठ कर कर। ये शौर्य का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? शौर्य का। अशोक के सारनाथ स्तंभ लेख को शौर्य का प्रतीक बताया है, क्योंकि 4 सिंह चारों दिशाओं में अपनी बाहें फैलाए हुए बैठे हैं, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। इसको स्तूप भी कहते हैं क्योंकि इसमें अंडाकार रूप में जो आकृति बनी हुई है, इसमें जो विद्वान जो बड़े लोग होते थे, उनकी अस्थियों को, इनको कलश अस्थि भी कहते हैं, उन अस्थियों को रखा जाता था। वह इनमें इनकी अलग विशेषता है सांची के स्तूप की। इसमें हंस को मोती चुगते हुए दिखाया है। हंस को क्या दिखाई दे रहा है? मोती चुग रहे हैं। कहाँ से? सांची के स्तूप। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। जो अशोक का सारनाथ का स्तंभ है उत्तर प्रदेश में, सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है साथियों? मध्य प्रदेश में। जो निगलमागोई है, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी अशोक ने किया, वह रोमनदेई। ये दोनों नेपाल की तराई में हैं। कहाँ पर मिले हैं? नेपाल की तराई में। रोमनदेई व निगलमागोई। एक और है कौशाम्बी। कौन सा साथियों? कौशाम्बी। ये यूपी में है। कौशाम्बी कहाँ पर है? यूपी में, इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश। तो मैं 2 चीज़ें आपको बताई। अशोक के जो हम लेख पढ़ रहे हैं, उनमें सर्वोत्तम क्या माने गए हैं? स्तंभ लेख। और इन स्तंभ लेखों में एक तो दीर्घ स्तंभ लेख देखे हमने, दूसरे क्या देख रहे हैं? लघु स्तंभ लेख। और इन लघु स्तंभ लेखों में जो प्रमुखता हमने देखा, सासा निकारो यानी कि सारनाथ, ये भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। सांची ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। निगलमागोई ये कहाँ पर है? नेपाल की
तराई में। कोसे, का से कौशाम्बी, ये भी कहाँ पर है? इलाहाबाद में, यूपी में। रोमनदेही कहाँ पर है? नेपाल की तराई में। निगलमागोई व रोमनदेही ये पास में है और दोनों कहाँ पर है? नेपाल की तराई में। कहाँ पर है साथियों? नेपाल की तराई में। यहाँ से प्रश्न आता है अशोक का सारनाथ का स्तंभ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और जो कि हमारा राष्ट्र का प्रतीक रूप लिया गया है अशोक के सारनाथ स्तंभ, जिसमें 4 सिंह पीठ सटाकर बैठे हुए हैं, जो कि शौर्य का प्रतीक माना है। और एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है, जो सांची का लेख व स्तूप, इनको दोनों श्रेणी में रखा गया है, जो कि कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में निगलमागोई, ये भी कहाँ पर है? नेपाल की तराई में। कहाँ पर है? नेपाल की तराई में। कौशाम्बी कहाँ पर है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। और रोमनदेही कहाँ है? नेपाल की तराई में। तो आज जो इस कक्षा में हमने चर्चा जो कर रहे हैं, जो स्थापत्य कला की हमने चर्चा की, इनमें प्रमुखतः अशोक के काल के जो शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं व गुहालेख, इनको प्रमुख माना गया। जो शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हमने देखे, ऐसे ही गुहालेख हैं। गुहालेख भी नागार्जुन व बाराबर की पहाड़ियों को काटकर इनको बनवाया गया था। तो हम इनको देख रहे हैं। तो शिलालेख हमने पहले देखे, अब क्या देखे थे? स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख व लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेखों में कौन कौन से हैं? दीर्घ स्तंभ लेखों में कौन कौन से हैं? ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और कौन सा स्तंभ लेख कहाँ पर मिला है, इनमें से प्रश्न आता है। जैसे दीर्घ स्तंभ लेख देखे हमने, दीदी प्रणाम राम ले लो, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, रामपुरवा, लोरिया अरेरा, लोरिया नंदनगढ़। ऐसे लघु स्तंभ लेख सासा निकारो, सारनाथ, सांची, निगलमागोई, कौशाम्बी, रोमनदेही, ये प्रमुख लघु स्तंभ लेख हैं। ऐसे हमने जो मौर्यकालीन स्थापत्य कला की चर्चा इस कक्षा में की, आगे जैसे साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। और यहाँ से हर एग्जाम में स्थापत्य व साहित्य की प्रश्न जरूर पूछते हैं। तो प्रमुख 2 साहित्य, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो उसका गुरु था चाणक्य, कौटिल्य, उनका एक तो अर्थशास्त्र, जिसमें हमें प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, और एक मैगस्थनीज की इंडिका। इन दोनों पुस्तकों की चर्चा हम करेंगे। तो ये तो प्रमुख इनकी स्थापत्य कला हमने पढ़ी। कौन सी काल की? मौर्य काल की।